हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे सेक्शन नंबर 1 के अंदर। उसी के अंदर मैंने फिलोसफी ऑफ साइंस की तीनों लिंक्स जो है आपको एक्सप्लेन कर दी थी और आई होप आपको समझ में आ गई हो। इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो मिथ वर्सेस फैक्ट रहेगा। मतलब सोसाइटी में बहुत सारी जो है मिथ होती है, लेकिन हम सोसाइटी की मिथ्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम साइंस की मिथ्स के बारे में बात करेंगे। मतलब साइंस के बारे में कुछ ऐसी मिथ्स होती है कि ऐसा ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका फैक्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लिंक से। तो हम बात करते हैं कि साइंस के बारे में लोगों के दिमाग में क्या क्या परसेप्शन है जो कि मिथ्स है, और फिर हम उसके साथ जो है उसको करेक्ट करते हुए हम समझेंगे कि उसके फैक्ट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ जो है हम शुरू करते हैं द साइंटिफिक मेथड का। तो देखिए, मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का जो पहला वाला वीडियो है नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, स्टैटिस्टिकल, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको तरीके बताए थे और उसमें मैंने समझाया था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि साइंस का जो है ना एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड होता है जिसको फॉलो करना होता है और साइंटिस्ट भी जो है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि देखिए, आपको हमेशा से कैसा बताया जाता है कि आप जो है एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो। उसमें आप क्या करते हो, आप लिखते हो पहले तो स्टूडेंट्स को आप देखोगे कैसे लिखते हैं, एम, हाइपोथेसिस, फिर मॉडल, फिर रिजल्ट्स और फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से बताया जाता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, साइंस में पर्टिकुलर एक चीज़ ऐसी ही की जाती है। अगर आप वही चीज़ बार बार करते रहोगे तो रिजल्ट तो वही आएंगे ना। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, कुछ नया हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, कुछ नई डिस्कवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बात आ जाती है कि साइंटिफिक मेथड इज़ नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल मेथड। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये भी समझाया था किस तरीके से जो फेमिन है वो क्या कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे एक बैक्टीरिया को, और उसी बैक्टीरिया को स्टडी करते करते उन्होंने एक पेनिसिलिन जो अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप देखोगे एंटीबायोटिक के रूप में उभर कर आई और इसने पूरे जो साइंटिफिक मेडिसिन वाला जो फील्ड है उसको रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया। वो फील्ड, वो मेडिसिन जो होती है पेनिसिलिन, उसको वो डिस्कवर कर लेते हैं। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने कोई सोचा नहीं था कि पेनिसिलिन को मैं डिस्कवर कर दूंगा। उनके पास उड़ते हुए हवा में से फंगस की जो एक पेनिसिलिन होती है वो आ गई और उन्होंने जो है फिर बाद में उसके ऊपर रिसर्च की कि ये एंटीबायोटिक है। तो ऐसी होती है चीज़ें, कहीं कहीं पर एक्सीडेंटल होती है। आप देखोगे यूरेका चिल्लाते हैं साइंटिस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं पर आप देखोगे कि एक्सीडेंटली जो है हुई है प्रूफ। कुछ चीज़ें जो है इंसिडेंट, मतलब सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली भी चीज़ें हुई है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि साइंस में कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होती। तो आपको जो है ये एक मिसकंसेप्शन है कि साइंस में कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि साइंस के अंदर ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करना है। उसके बाद फिर इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, क्योंकि साइंस को कैसा माना जाता है कि क्रिएटिव नहीं होती। ठीक है, लिबरल आर्ट्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, साइंस क्रिएटिव नहीं होती। वो तो उसमें कुछ दिया हुआ है, वही चीज़ को आपको करते रहना है। बट नहीं, साइंस में जितनी क्रिएटिविटी आपके पास है, जो चीज़ें आप सोच सकते हो, आप उसको जो है इमेजिनेशन कर सकते हो, उस चीज़ को आप रियलिटी में लाने की कोशिश भी कर सकते हो। जैसे कि राइट ब्रदर्स, उन्होंने क्या सोचा कि हम एरोप्लेन में उड़ सकते हैं। लोगों ने बोला कि किस तरीके से उड़ोगे, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, एरोप्लेन की डिस्कवरी सॉरी इन्वेंशन किया। तो इन्वेंशन करने के लिए भी आपके दिमाग में आइडियाज़ तो आने चाहिए। तो वो आइडियाज़ को जन्म देने के लिए क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में। ठीक है, अब ये हो गई बात। दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि सेकंड वाला मिथ ये होता है कि एक्सपेरिमेंट्स आर द मेन रूट टू साइंटिफिक नॉलेज। मतलब ये बोला जाता है कि साइंस में हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बिना एक्सपेरिमेंट करे तो कुछ पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। तो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये भी ट्रुथ नहीं है, ये एक मिथ है। कैसे? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे साइंस में, आपको समझ में क्या आएगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। ऑन पेपर पढ़ने से नहीं कर चलेगा काम। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं कहीं कहीं पर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प लेते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो है कुछ थ्योरीज को जो है पेपर पे फॉर्म करते हैं
और वो थ्योरीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उसके बाद वो जो है एक्सपेरिमेंट करने की उसकी कोशिश करते हैं। तो इसमें बात आती है कि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन साइंस के अंदर ही ऐसी बहुत सारी फील्ड्स भी है, जैसे कि जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और मेडिसिन। आपको तीनों चीज़ें पता होगी। जियोलॉजी मतलब जो आप अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो। देखिए, कोई भी इंसान अर्थ के अंदर नहीं गया है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं ना कि अर्थ के अंदर कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की। तो कॉस्मोलॉजी मतलब जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड, जो मिल्की वे गैलेक्सी, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी है। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप उसमें जाकर भी जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज भी आपने जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की है, चाहे वो सोलार सिस्टम हो, चाहे वो मिल्की वे हो, गैलेक्सी हो, ब्लैक होल हो, सन हो, मून हो, बहुत सारे तरीके के सैटेलाइट्स वगैरह, ये भी एक बहुत छोटा सा नॉलेज है उस चीज़ का जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है कॉस्मोलॉजी के बारे में रिसर्च करने के लिए यूनिवर्स में जाना पड़े, मतलब आपको सोलार सिस्टम में जाना पड़े और सैटेलाइट में। ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं है। और सेकेंडली जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको जो है आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। तो बेसिकली जितनी नॉलेज आपके पास है कॉस्मोलॉजी की, वो बहुत छोटा परसेंटेज है। समझ लीजिए 0.0001% है, और पूरा जो है 100% नॉलेज का। तो बेसिकली आप जो है उतना नॉलेज जो है आपके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम क्यों डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं? हम थ्योरीज देते हैं। जैसे हम देते हैं बिग बैंग थ्योरी, वैसे ही हम देते हैं बहुत सारी थ्योरीज जो है आ जाती है मार्केट में। तो वो प्रूफ करने की कोशिश करती है अबाउट, प्रूफ नहीं करने की कोशिश करती है, क्योंकि साइंस में मैंने आपको बताया था कि थ्योरीज जो होती है कभी भी प्रूफ नहीं होती है। दे आर जस्ट दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। वो कभी भी प्रूफ नहीं होती, एब्सोल्युटली प्रूफ नहीं होती। तो ये बात हो गई जियोलॉजी की। आप कभी अर्थ के अंदर जाकर नहीं देख सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप पूरे ब्रह्मांड में घूम नहीं सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मेडिसिन। मेडिसिन में भी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि इंसान को मेडिसिन दोगे और फिर जो है क्या कहते हैं टेस्ट करोगे कि काम हो रही है या नहीं। तो मेडिसिन के फील्ड में जो है ये चीज़ हो जाती है अनएथिकल। तो कई कई पर आपको जो है क्या कहते हैं एथिक्स से भी बनना पड़ता है। तो ये तीनों भी फील्ड ऐसी है कि आप जो है कहीं ना कहीं साइंस के बारे में वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हो और हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन का भी यूज़ करते हो। मतलब साइंस जो है कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। कैसे? तो देखिए, साइंस जो है, अगर आपको पढ़ना है कि आपका जो है इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और डायनासोर्स थे, तो उस टाइम पे जाकर तो नहीं देखा था टाइम ट्रेवल करके कि डायनासोर्स थे कि नहीं थे। किस तरीके से देखा? पैलेंटोलॉजी से देखा। पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स की स्टडी से देखा। जो डायनासोर्स थे उनके फॉसिल्स मिले, तो उससे आपको समझ में आया कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते होंगे। सिमिलरली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आप किस तरीके से इवॉल्व हुए हो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बायोलॉजिकल फीचर्स की जो स्टडी की गई, वो भी जो है कहीं ना कहीं फॉसिल्स पे डिपेंडेंटली की गई है और दूसरी चीज़ों को कंसिडरेबली की गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि साइंस इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इन साइंस experiments are sometimes not possible or not sufficient or not necessary or even sometimes it is unethical। तो इट्स क्लियर। इसके बाद हम समझते हैं, यहाँ तक कि देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि एक रॉक कोर है। तो हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो रॉक जो होते हैं, रॉक भी हमें 10,000 साल पहले के भी हमें रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो रॉक को हम समझते कैसे हैं कि वो रॉक 10,000 साल पहले का है? वो हम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बन डेटिंग वगैरह, तो उससे जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेसेसरीली नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट का यूज़ करें। थर्ड हमारे मिथ कौन सी है? थर्ड है या फोर्थ है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर। ये जो मिथ है हमारी ये है कि साइंस एंड इट्स मेथड कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइंस कभी भी, मैंने आपको इसके पहले पहले भी वीडियो में बताया था कि साइंस कभी भी जो है सारे क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर सकती। सारे क्या, बहुत ही अभी तक बहुत ही कम क्वेश्चंस को जो है साइंस आंसर कर पाई है, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करो आप, तो भी साइंस बहुत कम अभी तक जो है पहुंची है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो है साइंस पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी जो है कुछ ना कुछ डिस्कवरी करो। यहाँ पर ये बात आती है कि साइंस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाती, जैसे कि एथिकल, मॉरल, एस्थेटिक, सोशल और मेटाफिजिकल क्वेश्चन।
ठीक है, जो आपके दिमाग से परे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे गोस्ट, साइंस नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप लगा देगी तो भी नहीं दिखेगा, तो साइंस ये भी नहीं प्रूव कर सकती कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, मेटाफिजिकल क्वेश्चन अबाउट गॉड और सोशल क्वेश्चन, एस्थेटिक क्वेश्चन, आपको जो फीलिंग सेंसेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, ये साइंस कभी भी आंसर नहीं कर पाती। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है कि साइंस जो है एक तरीके से, एक बार क्या हुआ साइंस में जो है क्लोन का कॉन्सेप्ट आया। क्लोन का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है? क्लोनिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेंबर, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन, किसी को भी आप क्लोन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग करके। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट मैमल क्लोन हुआ था वो कौन था? जो फर्स्ट मैमल क्लोन हुआ था वो थी डॉली। डॉली मतलब एक शिप है, ये आपको फोटो दिख रही है यहाँ पर, ये है डॉली। तो ये डॉली हमारी जो है ये फर्स्ट क्लोन्ड मैमल है। तो ये जो है एक शिप थी, इसको जो है क्लोन किया गया डीएनए सीक्वेंसिंग कर कर। ठीक है, अब क्लोन तो कर लिया गया। क्लोन से क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपी जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कि क्लोनिंग, कई कुछ कुछ एनिमल्स क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दिखेगी उस तरीके की क्लोनिंग, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं देखने को मिलती है क्लोनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको क्लोन कर दिया। ठीक है, अब इसको क्लोन कर दिया तो एक एथिकल क्वेश्चन उभर कर आया कि क्या क्लोन करना सही है, क्या क्लोन करना सही में होना चाहिए, इसके बारे में डिबेट शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी एथिक्स की बात आ जाती है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस हमने ह्यूमन पे भी अपनाना शुरू कर दी तो ह्यूमन अपना अपना क्लोन प्रोड्यूस करते जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन क्लोन प्रोड्यूस करते जाएगा तो उसके फिर बेनिफिट्स भी होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो फिर वो सब एथिकल क्वेश्चंस में आ जाता है। तो साइंस वो सब क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकती, और इसलिए जो है साइंस वो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि साइंस जो है आइडियाज़ को प्रूव करती है। तो आपने अक्सर देखा होगा लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ है। तो हमें नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसा लगता है कि साइंस जो है, साइंस हमें कोई प्रूफ दे देती है, इसलिए हम अक्सर बोलते हैं हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज़ का। ठीक है, इस तरीके की बातें हम किया करते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि साइंस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, साइंस बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, साइंस जो है टेंटेटिव है, साइंस फिक्स्ड नहीं है। तो मतलब ये कि साइंस के अंदर जो भी तरीके का एविडेंस आता है, एविडेंस आपको बहुत अच्छे से पता है, एविडेंस मतलब आपने कोई थ्योरी, कोई भी तरीके की कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपका एक कुछ तरीके का एनालिसिस आया, आपने उसको एविडेंस के रूप में रख दिया, तो वो एविडेंस को आप यूज़ कर सकते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए, बट वो एविडेंस कभी एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये हमेशा जो है कभी भी एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं होता। मैंने आपको उससे पहले बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिएबिलिटी समझाई थी, उसके बाद मैंने आपको समझाया था किस तरीके से अनटिल एंड अनलेस एक पर्टिकुलर थ्योरी फॉल्स प्रूव नहीं हो जाती जब तक कि वो थ्योरी जो है वैलिड रहती है। वंस इट्स प्रूवन टू बी फॉल्स इट बिकम इनएलिजिबल। सेकेंडली, साइंस जो है कभी भी वंस एंड फॉर ऑल प्रूव नहीं हो जाती। ठीक है, आज भी अगर कोई इंसान न्यूटन के लॉ को चैलेंज कर लेता है, ठीक है, अगर उसका कोई मैथमेटिकल प्रिंसिपल दे देता है तो न्यूटन के लॉज भी रिवर्स हो जाएंगे। और रही बात थ्योरीज की, तो थ्योरीज तो रिवर्स होती ही है, बिकॉज थ्योरीज जो होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से गैस है, हाइपोथेसिस है। तो वो थ्योरीज को जो है कहीं ना कहीं, जो एक टाइम पे जो थ्योरी थी उसको चेंज करके बाद में साइंटिस्ट दूसरी थ्योरी जो है वो बनाते हैं। तो साइंस इज नेवर वंस एंड फॉर ऑल, और साइंस जो है हमेशा अपने आप को रिवाइज करती है। एक जब उसके पास कुछ नया डायमेंशन आ जाता है तो साइंस अपने आप को जो है रिवाइज कर देती है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इससे आपको क्या समझ में आता है, ये आप देख सकते हो लिम्फ नोड्स है। तो लिम्फ नोड्स के जो नेटवर्क होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम पहले साइंस, मतलब हमारी जो, जैसे कि आप देखते हो ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी होती है, तो एनाटॉमी जब आप देखते हो तो आप क्या देखते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स किस तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप अक्सर जो है क्या कहते हैं, जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर पहले हम समझते थे कि लिम्फ नोड्स का हुआ करता है, वो स्ट्रक्चर बाद में जाके चेंज हो गया। मतलब बॉडी में चेंज नहीं हो गया, चेंज किस तरीके से हो गया, जब एसोसिएट प्रोफेसर रॉड डुनबर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के बताते हैं कि किस तरीके से एक रिसर्च में बताया गया कि हमने जो डिस्क्रिप्शन बताया था, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन बताया था, वो गलत था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है, मतलब लोग जो है धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और साइंस जो है वो चेंज हो जाती है।
सेकंड सेकंड मिथ की बात करते हैं, मतलब दूसरी मिथ की बात करते हैं। साइंस आइडियाज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। अभी मैं आपको ऊपर समझा कर आई कि साइंस के जो आइडियाज होते हैं एवर चेंजिंग होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं, और वो टाइम के साथ जो है चेंज हो जाते हैं, फॉल्स प्रूव हो जाते हैं। तो वही अगेन मिथ है कि साइंस के आइडियाज एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। साइंस के आइडियाज जो है, कुछ तरीके के आइडियाज ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है मान लेते हैं कि ये सच है। ठीक है, यूजुअली हम जितने भी आइडियाज होते हैं साइंस के उसको हम सच के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, टू वन एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ नई थ्योरी आ जाती है तो फिर हमको लगता है कि नहीं, साइंस के आइडियाज जो है वो चेंज हो गए। तो इसलिए साइंस की नॉलेज जो होती है वो टेंटेटिव होती है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और साथ साथ अब हम देखेंगे कि एक टाइम पर जो हेल्थ एंड मेडिसिन जिस तरीके से हुआ करती थी, जैसे कि पहले जो मेडिसिन यूज किया जाती थी, एक टाइम के बाद रिसर्च में आया कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसी चीज़ जो है वो चलते ही आती है, और साइंस में जो है प्रोग्रेस जो है वो इसी वजह से होते रहता है। नेक्स्ट मिथ की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि साइंस इज अ सॉलिटरी परस्यूट। मतलब अक्सर आपने जो है कभी सोचा होगा बचपन में साइंटिस्ट बनने का, तो आपके दिमाग में ये इमेज आती होगी कि आप एक लेबोरेटरी में खड़े हो और अकेले साइंटिस्ट हो और दिन रात मेहनत कर रहे हो और एक कुछ डिस्कवर कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइंस जो होती है कोई एक तरीके की अलोन प्रोफेशन नहीं है। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेयरली ही आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा। आप कुछ महान साइंटिस्ट ले लीजिए जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, उनके अलावा आपको ऐसा रेयरली ही देखने को मिलता है कि कोई साइंटिफिक आइडिया दिमाग पे एक इंडिविजुअल के आ रहा है और फिर वही उसको मेहनत करके प्रूव कर रहा है। बल्कि आज के टाइम में ये होता है कि साइंस जो होती है वो पर्टिकुलरली लिमिटेड नहीं होती कि इंडिविजुअल से, क्योंकि इंडिविजुअल जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है, और जो कि उसको प्रोवाइड करती है बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे टूल्स जिससे वो रिसर्च कर सके। क्योंकि आज के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है और अफोर्डेबल भी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सको। बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट जो है, बहुत सारे टूल्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक सिंगल पर्सन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है अकेले उसको रिसर्च करो। तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें आजकल जो है किस तरीके से हो रही है, एक साइंटिफिक कम्युनिटी के रूप में हो रही है। साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और आपस में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो कोलैबोरेशन से हो रही है। मतलब सब लोग एक साथ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं और फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कवर या फिर इन्वेंट करते हैं। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि रिसर्च बहुत टाइम तक की चलती रहती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है। ठीक है, कोई केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, कोई बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई जूलॉजी में एक्सपर्ट है। उसको सबको साथ में लाकर आप कुछ पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ पे काम कर सकते हो जो तीनों फील्ड में ओवरलैप करे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप अलग अलग साइंटिस्ट को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर रिसर्च को जो है वर्कआउट कर सकते हो। तो साइंस एक सॉलिटरी परस्यूट है, ये एक बहुत गलत मिथ है। ठीक है, नेक्स्ट मिथ की बात करें तो साइंस इज प्रोसीजरल मोर देन क्रिएटिव। मतलब आपको मैंने पहले भी ये पॉइंट कवर कर लिया था कि साइंस में कोई प्रोसीजर करना होता है, कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं होती कि आपने कुछ दिमाग में आइडिया आ गया और कुछ क्रिएटिवली कर लिया, ऐसा नहीं होता है। साइंस में पर्टिकुलर आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है लोग देखते हैं कि साइंस जो है किस तरीके से थोड़ा सा मतलब बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में साइंस के अंदर हर जगह आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप साइंस के अंदर कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, आप सोचोगे किस पर्टिकुलर चीज़ में हमको रिसर्च करनी है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, उसके सारे एस्पेक्ट डिस्कस करोगे, आप इंटरप्रेट करोगे चीज़ों को, और या फिर आप पुरानी चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश करोगे। हर जगह आपको जो है, हर जगह आपको क्रिएटिविटी मिलेगी। तो आपकी जो खुद की पर्सनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ साइंस, बिकॉज आपका परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन फील्ड ऑफ साइंस। तो ये भी हमने जो है डिस्कस कर लिया। तो साइंस में जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमेजिनेशन को यूज़ करना। नेक्स्ट मिथ ये है कि साइंटिस्ट आर पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइंस के अंदर जो है मेटाफिजिकल मैटर नहीं होता, सोशल एथिकल कल्चरल मैटर नहीं होता, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होती है। दैट इन द सेंस कि टेम्परेचर कितना है, राइट, कोई इसमें एस्थेटिक फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस की बात नहीं होती है। तो इसलिए अक्सर लोग मान लेते हैं दैट साइंटिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं।
बट साइंटिस्ट आर ह्यूमंस बेसिकली, तो दे कांट बी वेरी ऑब्जेक्टिव, दे आर वेरी सब्जेक्टिव टू। क्यों सब्जेक्टिव होते हैं? क्योंकि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका खुद का एक बैकग्राउंड होता है, और वो सब चीज़ें लेकर आते हैं जब वो साइंटिफिक रिसर्च करने आते हैं। तो बेसिकली भले ही वो कितने भी ऑब्जेक्टिव हो चीज़ों में, लेकिन उनका देखने का तरीका डिपेंड करेगा दैट वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में ना चल रही हो, आपके दिमाग में जो चल रही है वो उनके दिमाग में ना चल रही हो। तो इसलिए जो होती है साइंस जो होती है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है बल्कि सब्जेक्टिव होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है बाय डेविड थियोबाल्ड कि इफ वी कन्फ्रंट द वर्ल्ड विद एन एम्प्टी हेड देन आवर एक्सपीरियंसेस विल बी डिजर्व मीनिंगलेस। एक्सपीरियंस डज नॉट गिव कॉन्सेप्ट्स मीनिंग, इफ एनीथिंग कॉन्सेप्ट गिव एक्सपीरियंस मीनिंग। मतलब कौन सी बात है कि आप सोचोगे कि अगर मुझे क्या कहते हैं वर्ल्ड को अगर अनबायस तरीके से देखना है तो मैं मेरा एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए और मैं फिर चीज़ों को देखूँ। अगर आप ऐसी चीज़ों को देखने लग गए तो मीनिंगलेस हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश करोगे, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनरिच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मिथ कि साइंटिफिक कंक्लूजन आर रिव्यूड बाय अदर्स फॉर एक्यूरेसी। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि साइंस में जो है आप जो कुछ बनाओगे और फिर दूसरे लोग उसको जो है रिव्यू करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इतना साइंटिस्ट के पास, क्योंकि हर एक पर्सन जो साइंस में क्या कहने रिसर्च कर रहा है वो साइंटिस्ट आप उसको कह सकते हो। तो इतना टाइम नहीं है कि हर इंसान जो एक दूसरे का वर्क को जो है रिव्यू करते रहेगा और उसमें जो है टाइम इन्वेस्ट करते रहेगा। तो बेसिकली साइंटिफिक आइडियाज़ जो कि जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं, कभी कभी कहीं पर वो है पब्लिश हो जाते हैं और कहीं कहीं पर वो आइडियाज़ जो है कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे बन जाते हैं, रिसर्च के मुद्दे बन जाते हैं, क्योंकि वो हेडलाइंस बन जाती है, क्योंकि न्यू साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ कुछ नई नई चीज़ें पता चलती है और फिर लोग उसके बारे में डिबेट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर जो है क्रिटिक होती है, मतलब आपका जो साइंटिफिक आइडिया है, थ्योरी है, वो ऐसा नहीं है कि क्रिटिक नहीं होगा, क्रिटिक होगा उसका और आपको जो है उसको जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि आपके आइडियाज़ को हमेशा दूसरे लोग ही रिव्यू करेंगे। आपका आइडिया जब एक बार पब्लिश हो गया तब लोगों के पास वो चल जाता है राइट कि वो आपको क्रिटिक करे या फिर आपको प्रेज करे। अब बात करते हैं मिथ। तो मिथ एक और है कि एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक नॉलेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब ये होता है कि अगर आप कोई आइडिया दे रहे हो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपने अगर कोई आइडिया दिया तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने अपनी थ्योरी रख दी, ठीक है, वो उसको सब लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप देखोगे हिस्ट्री जो है उसमें एविडेंस है कि आपने जो है इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी गई थी जिसमें लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा हंसते थे, बोलते थे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम, कि सन जो है बीच में है, वो घूम नहीं रहा है और बाकी अर्थ जो है उसके और आजू पास घूम रही है, तो इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज जो है जर्म से फैलते हैं, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो आप पढ़ते हो आज भी ज्योग्राफी में, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी जो होती है रिजेक्ट हो जाती है और बाद में जाके लोग जो है कहीं ना कहीं इसको डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तब जाके उनको रियलाइज होता है कि वो थ्योरी सही थी। तो हो सकता है कि आपकी साइंटिफिक थ्योरी एक आइडिया जो आप दो, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर मतलब एक्सेप्ट भी किया जाए या पब्लिश किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है क्या कहते हैं उसके पर्टिकुलर आपका आइडिया जो है गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कुछ साइंटिस्ट को जो है वो दुनिया से चले गए, उसके बाद उन लोग के आइडियाज़ को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो इसलिए जो है साइंस में मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइंस जो है प्रूव नहीं कर सकते आपको आइडिया को, ठीक है, लेकिन आपके आइडिया को कोई फॉल्स प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आपके आइडिया को फॉल्स प्रूव नहीं कर सकता और आप उसको सच प्रूव नहीं कर सकते। तो इस कश्मकश के बीच में जो है बहुत सारे आइडियाज़ को लोग जो है डिस्कार्ड कर देते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि वो आइडिया सही थे, ट्रुथ थे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जो है चलती रहती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो साइंटिफिक नॉलेज दी है वो लोग एक्सेप्ट कर लें। अब देखिए ये वाली मिथ जो है वो मोस्टली सब लोगों को होंगी, और क्योंकि आपने जो है बचपन में जो है डेल्टन थ्योरी ऑफ मतलब डेल्टन थ्योरी पढ़ी होगी और रूथबर्ड मॉडल पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो आप देखते होंगे कि इसमें इस तरीके का आपको डायग्राम दिखता होगा हर जगह पर, आपको जो है स्कूल में बताया जाता होगा कि जो सॉलिड होते हैं उसमें इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
लिक्विड में इस तरीके के होते हैं और गैस में इस तरीके के होते हैं। फ्री एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई होगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऐसे नहीं होता है, ऐसा सच नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि जो साइंटिफिक मॉडल्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं, और साइंटिफिक मॉडल्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते। तो बेसिकली साइंटिफिक मॉडल्स आर रियल, ये एक मिथ है। तो बेसिकली मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा दे आर actually just given for the sort for the sense and for the purpose of explanation। आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए इसलिए। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर जो है, और आप देखते होंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में आप बात करते होंगे कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना है H2O, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं है कि वाटर जो है वो H2O मतलब पर्टिकुलरली वो जो है दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के सॉरी दो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का, वो आपको वाटर में दिख रहा है कि नहीं इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो आपको एटम्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि साइंस में जो पर्टिकुलर आपको दिया गया है वो सही हो या रियल हो, ठीक है। अब सेकंड मिथ की बात करते हैं तो मिथ है कि हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस, ठीक है। मतलब जैसे कि हाइपो गैस जो हम नॉर्मल वर्ड में यूज करते हैं गैस गैस, और फिर हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है उसने ही क्या कहते हैं हाइपोथेसिस बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हाइपोथेसिस आप भी बना सकते हो। मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, ऐसी कोई भी हवा में आइडिया नहीं, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर आइडिया आ गया, उसके बेसिस पे आपने कोई कुछ कुछ रिसर्च कर ली थोड़ी बहुत कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है ऐसा वैसा, और फिर आपने जो है उसको जो है बेसिकली आपने जो है क्या कहते हैं एक हाइपोथेसिस बना दिया, एक तो हाइपोथेसिस बना दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो है हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ही बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हिस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है साइंटिस्ट नहीं थे बट दे वर एक्सीडेंटल साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब वो लोग साइंटिस्ट उनका प्रोफेशन नहीं था बट दे इवेंचुअली बिकम अ साइंटिस्ट, क्योंकि उनको जो है उन्होंने कुछ सोचा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा उनको लगा और फिर वैसे से जो है डिस्कवरी जो है वो सच हो गई, ठीक है। जैसे आप इराटोस्थेनिस की देख सकते हो, उन्होंने जो है बताया था कि अर्थ जो है वो गोल है, तो वो कोई साइंटिस्ट तो नहीं थे, ही वाज जस्ट अ कॉमन मैन। तो उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दी, हाइपोथेसिस दिया और उस चीज़ को प्रूव भी कर दिया उस टाइम पर उन्होंने, लेकिन लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं, बोले कि ऐसे ही बोल रहा है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस की बात आती है तो हाइपोथेसिस जो होता है कहीं ना कहीं साइंस में जो यूज होता है ये बेसिकली आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली कि आप जो है कितने एजुकेटेड हो उतना अच्छा हाइपोथेसिस आप दोगे, ऐसा नहीं होता है। और साथ साथ आपके पास ऑफ कोर्स जो नॉलेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाइपोथेसिस किस बारे में दोगे, क्योंकि आपको नॉलेज तो होने चाहिए कुछ भी हाइपोथेसिस देने से पहले, तो वो नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड गेस है। और हमारी लास्ट मिथ होने वाली है हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज दैट इन टर्न बिकम लॉज। तो अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसा होता है एक कंसेप्शन कि जो हाइपोथेसिस होता है मतलब आपने कुछ एज्यूम कर लिया, वो जो है थोड़ा टाइम बाद अगर आपने जो है थोड़ा सा कुछ एविडेंस लेकर आ गए उसके लिए तो वो थ्योरी बन जाती है, और फिर अगर आपने थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया तो वो लॉज बन जाते हैं। तो ऐसा अक्सर लोगों को लगता है कि तीनों चीज़ें रिलेटेड है, अगर आप एक चीज़ को प्रूव करते हो दूसरी चीज़ तो तीसरी चीज़, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कैसे? क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस बताया जा रहा है कि एप्पल ऑरेंज और बनाना जैसे हैं, अलग अलग है, मतलब एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो थ्योरीज होती है, अब देखिए थ्योरीज और लॉज बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और हाइपोथेसिस तो बहुत ही डिफरेंट होता है। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था एक गैस होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस एक गैस होता है, वो सच भी प्रूव कर सकते हो आप, आपको गलत भी प्रूव कर सकते हो इन योर रिसर्च। अब थ्योरी और लॉज क्या होते हैं? तो थ्योरी तो बेसिकली लॉ क्या हो गया, लॉ एक जनरलाइजेशन हो गया कि ये चीज हो रही है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल और इट शुड बी मैथमेटिकली एंड एम्पिरिकली प्रूव्ड, ठीक है, तो ये लॉ हो गया। सेकेंडली आप जो है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो चीज क्यों हो रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप थ्योरी दे रहे हो तो वो उसे हम कहते हैं, मतलब अगर आप उसको उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो वो होती है थ्योरी। तो थ्योरीज जो होती है बेसिकली वो प्रूव ही नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर जो है एम्पिरिकल डाटा नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन एम्पिरिकल डाटा नहीं होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं हम उसको कहीं कहीं पर ट्रुथ भी मान देते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये मिथ और वर्सेस फैक्ट वाला जो पॉइंट है ये जो है खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हो आज के टाइम में उसकी जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम जो है उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।